विलास भवन में आज की सुबह बहुत खुशगवार थी। सुबह सवेरे ही सारे कमरों के दरवाजे खुल चुके थे और घर में एक गहमा गहमी का माहौल था। कमला देवी किचन में खड़ी नौकरों को जल्दी जल्दी हाथ चलाने का हुक्म दे रही थी। चेहरे पर बेशुमार खुशी के रंग छाए हुए थे, क्योंकि आज उनके लिए बहुत खास मौका था। उनके सबसे छोटे और सबसे लाडले बेटे की आज शादी थी। सिर्फ शादी, विदाई नहीं। और इसके पीछे एक खास रीजन था कि अहाना की कुंडली में दोष था। पंडित जी ने बताया था या तो अहाना की शादी 16 साल की उम्र में कर दी जाए या फिर 26 साल की उम्र में। 16 और 26 साल की उम्र में अगर शादी की जाती है तो उसके पति की जिंदगी पर खतरा आ सकता है। हालांकि कबीर इन सब बातों को नहीं मानता था, लेकिन वो अपनी माँ के आगे हार गया था। अहाना के घर वालों का अभी अपनी बेटी की शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उन्हें अपनी बेटी की 26 साल की उम्र में शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मगर ये तो कमला देवी का हुक्म था कि कबीर इस बार वापस टोरंटो जाएगा तो शादी करके ही जाएगा। उन्हें डर था कि वो कहीं विदेश में किसी विदेशी लड़की से शादी न कर बैठे, इसीलिए उन्होंने शादी का कहा था। और कमला देवी की बात सब मानते थे। उनकी इज्जत और रुतबे की वजह से सब लोग उनसे दब कर रहते थे। कमला देवी ने साफ कह दिया कि शादी अभी होगी, विदाई भले अहाना के 18 साल के होने के बाद कर लेंगे। दोनों की बचपन की मोहब्बत थी। कमला देवी ये तो जानती थी कि दोनों एक दूसरे से किसी भी कीमत पर जुदा नहीं होंगे, और उन्हें अपने बेटे की खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी। इसीलिए उन्होंने यही रास्ता निकाला कि 16 साल की उम्र में ही दोनों की शादी कर दी जाए और विदाई अहाना के 18 साल के होने के बाद की जाएगी। और तब तक कबीर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। शादी होते ही तुरंत कबीर को वापस टोरंटो चले जाना था। सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी थी और आज दोनों की शादी होने वाली थी। इसीलिए वो सुबह सवेरे ही जाग गई थी। वो चाहती थी कि आज सब लोग वक्त पर नाश्ता कर लें, ताकि शादी की तैयारियां अच्छे तरीके से हो सकें, जो रात को 9 बजे रखी गई थी। इस खानदान का सबसे लाडला और होनहार सुपुत्र जो शायद अभी अपने कमरे में सो रहा था। प्रीति जो इस घर की बड़ी बहू थी, वो अपने तीनों बच्चों के साथ सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर आ गई थी। आज संडे था, सबका देर तक सोने का प्लान कैंसिल हो चुका था, क्योंकि ये कमला देवी का हुक्म था कि 7 बजे तक सब लोग नाश्ते की टेबल पर मौजूद हों। सार्थक और समर अभी तक सो रहे हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि आज इनके भाई की शादी है और ये है कि पड़े पड़े सो रहे हैं। इन्हें कोई फिक्र नहीं, मैं खुद जाकर इन्हें देखती हूँ। कहते हुए वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, मगर इतने में वो दोनों आंखें मलते और मुंह पर हाथ रखते नीचे आ रहे थे। उनकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, मगर माँ का हुक्म मानना जरूरी था। गुड मॉर्निंग मामा, दोनों ने एक साथ कहा तो कमला देवी ने भी गुड मॉर्निंग कहा और ऊपर जाने लगी। चलो तुम लोग नाश्ते की मेज पर, मैं जरा कबीर को जगा लूं। उनके लहजे में मोहब्बत घुली हुई थी। अरे मम्मा, उसे अभी सोने दे, बेचारे के दिन खत्म हो गए आजादी के। कल तो उसे वैसे भी चले जाना है, थोड़ा सा मार्जिन तो देना उसे। कमला देवी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए इन दोनों को घूर कर देखा था। कल चले जाना है उसे, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो जितना हो सके हमारे साथ वक्त बिताए। आज खैर से उसकी शादी भी है और शादी वाले दिन देर तक सोना अपशगुन होता है। वो अपना नया फलसफा सुनाती सीढ़ियां चढ़ने लगी तो दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये मामा भी न जाने किस जमाने की बातें करती हैं। वो बस धीरे से बड़बड़ाए थे। कमला देवी ने दरवाजा खोला तो वो कंबल में दुबका पड़ा था, मगर लगता था जैसे जाग रहा हो। उन्होंने खिड़कियों से पर्दे हटाए। रोशनी शीशे की दीवारों से छनकर कमरे के अंदर आने लगी थी। कंबल के अंदर हल्की सी हलचल हुई। अच्छा जान, मैं कॉल रखता हूँ, फिर बात करूंगा, मम्मा आ गई हैं। वो सरगोशी में कहकर फोन बंद कर चुका था और फिर सोने का नाटक करने लगा। कमला देवी ने उसके सर से कंबल हटाया। उठ जाओ कबीर। कबीर, इतना देर तक सोते अच्छा थोड़ी लगता है। तुम्हारा नाम इसीलिए कबीर रखा था कि तुम हमारे संस्कारों और रीति रिवाजों पर चलोगे। मगर ये बहुत बुरी बात है बेटा कि देर तक सोते रहना। वो अफसोस से कह रही थी तो कबीर आंखें मलता हुआ उठ गया। अरे मम्मा, मैं तो रोजाना 4 बजे उठ जाता हूँ वहां टोरंटो में, मगर यहाँ अपने घर में ऐसी नींद आती है कि आंखें नहीं खुलती। बस ये आखिरी दिन था, फिर कल तो मुझे वापस वैसे ही चले जाना है, आप सबको छोड़कर। वो उनके गले में बाहें डालकर बोला तो कमला देवी भी उदास हो गई थी। क्या जरूरत है भला परदेस जाने की, यहाँ सब कुछ तो है। अपने पापा का कारोबार संभालो, जैसे तुम्हारे दूसरे भाई संभाल रहे हैं। वो 1000 बार कही गई बात फिर दोहराने लगी। मम्मा, बस 2 साल की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। यहाँ अपना बिजनेस सेट करूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा अच्छा, सब लोग नाश्ते की मेज पर इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ तुम भी जल्दी से। और आज शादी है तुम्हारी, कहीं भूल तो नहीं गए? वो चिंता से बोली तो कबीर का चेहरा एकदम खुशी के मारे चमक उठा था। अरे कैसे भूल सकता हूँ मम्मा, मगर आपने मेरे साथ ज्यादती की है। आपने सिर्फ मुझे फेरों पर टका दिया। मैं तो कहता हूँ विदाई भी कर ले साथ में। मैं आहाना को लेकर टोरंटो चला जाऊंगा, अकेलापन नहीं होगा वहां पर। और वैसे में ये सब बेकार की बातें होती हैं, कुंडली दोष वगैरह, ये कुछ भी नहीं होता। वो अपने दिल की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाया तो कमला देवी ने उसके कंधे पर हल्की सी चपत मारी। बेशर्म मत बनो,
अपनी और उसकी उम्र देखी है तुमने, जो शादी और विदाई की बातें कर रहे हो? जो बड़ों का फैसला है वही होगा। 2 साल बाद ही विदाई होगी तुम्हारी। अहाना अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 16 साल की। तब तक खैर से 18 की हो जाएगी। तुम्हारी भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और तुम भी एक मैच्योर मर्द बन जाओगे। जो अभी ये तुम्हारे अंदर बचपना भरा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। कबीर की उम्र अभी सिर्फ 23 साल की थी। माँ की बात पर वो सर खुजाकर रह गया। अपनी दलील देकर वो कमरे से चली गई तो कबीर गहरी सांस लेकर रह गया। उफ, ये जुदाई का दर्द कैसे सहूंगा मैं आहाना। उसने बेकाबू होकर मोबाइल देखा। अभी इसी से तो बात कर रहा था। पूरी रात ना तो खुद सोया था और ना उसे सोने दिया था। और अब जोरों से नींद आ रही थी, मगर नीचे जाना जरूरी था। 16 साल की आहाना अपने बस्तर से उठी। एक लंबी अंगड़ाई ली और नींद भगाने की कोशिश की। आज तो खुशी के मौके पर उसे नींद आनी ही नहीं चाहिए थी, मगर इस खुशी के साथ एक हल्की सी उदासी भी थी। वो हमेशा के लिए अपने बचपन के दोस्त कबीर से जुड़ने वाली थी, लेकिन बीच में 2 साल की कठिन जुदाई भी खड़ी थी। कबीर उसका बचपन का प्यार था। सुधीर जी और गौरव जी दोनों अच्छे पड़ोसी और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। उनके घर आमने सामने थे और दोनों दोस्तों में बहुत मेलजोल था। गौरव जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। 2 बेटे और बेटी दीपिका शादीशुदा थे और कबीर उनमें सबसे छोटा और सबसे लाडला था। उसे हायर एजुकेशन का बहुत शौक था। वो भारत से बीकॉम करने के बाद टोरंटो चला गया था। उसके एमबीए के 2 साल पूरे हो चुके थे और 2 साल बाकी थे। 2 साल के बाद जब वो छुट्टियों पर आया तो उसके बचपन की मंगेतर आहाना से उसकी शादी की बात शुरू हुई। आहाना और कबीर की मोहब्बत किसी से छिपी नहीं थी। दोनों सिर से पांव तक एक दूसरे के इश्क में डूबे हुए थे। आहाना भी स्कूल जाती थी। आज दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो रही थी। आहाना ढीला सा कुर्ता पहने नीचे लॉन्ज में आई तो रेनू जी नाश्ता बना रही थी। आहाना उनकी इकलौती और लाडली बेटी थी, इस खानदान की सबसे प्यारी लड़की, बिल्कुल किसी बारबी डोल की तरह। उसने किचन में झांका। तेज खुशबू उसके नथनों से टकराई। सुबह सुबह ही चिकन कबाब तले जा रहे थे। उसने कबाब का मसाला उंगली पर लगाया और चाट लिया। रेनू जी ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम कभी नहीं सुधरोगी लड़की। पता है ना तुम्हारी होने वाली सास किस कदर सफाई पसंद औरत है। तुम्हारी इस हरकत पर जरूर कोई लेक्चर लगा देती। और आहाना हंसने लगी। अभी कहाँ सास बनी है मम्मा, 2 साल के बाद बनेगी ना, तब तक तो ऐश ही ऐश है। और पापा कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे? उसने इधर उधर नजर घुमाकर देखा। बस बाहर के इंतजाम देखने गए हैं। इकलौती बेटी का विवाह है, कोई कमी ना रह गए। इसीलिए तुम भी जल्दी से नाश्ता करो, फिर सैलून चली जाना। वहां भी तुम्हें काफी समय लगेगा। वो उसे समझाती हुई बोली तो आहाना चुपचाप नाश्ता करने लगी। और फिर वो पल भी आया जब आहाना कबीर के नाम से जुड़ चुकी थी। पूरा परिवार उनके एक होने का जश्न मनाने लगा और कबीर का दिल अपनी आहाना से मिलने और उसे अपने सीने से लगाने को बेताब हो उठा। मगर रस्म दुनिया थी, सो वो चुप रहा। कुछ देर तक आहाना को उसके साथ बिठाया गया। सब लोग बारी बारी उनकी तस्वीरें ले रहे थे। फिर खाना खाया गया। सभी लोग खाने में बिजी हुए तो कबीर को आहाना को देखने और उससे दिल की बात करने का मौका मिल गया। उन दोनों की भूख तो वैसे ही उड़ चुकी थी। आहाना, मेरी जिंदगी में शामिल होने पर बहुत बधाई हो। वो उसके कान में धीरे से फुसफुसाया तो वो लाल पड़ गई। फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। आपको भी। आज रात कमरे की खिड़की खुली रखना। ठंडी हवा अंदर आएगी और तुम्हें घुटन नहीं होगी। वो न जाने क्या इशारा दे रहा था। आहाना एकदम से झिझक सी गई, मगर हल्के से हाँ में सर हिला दिया। बहुत सारी बातें हैं तुमसे आहाना, जो फोन पर नहीं हो सकती। उनके लिए आमने सामने होना जरूरी है। कल तो मुझे वापस जाना है। बस आज रात की बात है अपने मन की बातें बांटने के लिए। उसके उदास लहजे ने आहाना के दिल को भी कस से भर दिया। ये खुशी उनके लिए कठिन परीक्षा भी लेकर आई थी। कबीर की नजर अनायासी उसके मुलायम हाथों पर लगी मेहंदी पर पड़ी। क्या इस मेहंदी में मेरा नाम भी लिखा है? वो शरारत से बोला तो आहाना शर्मा गई। आप खुद ढूंढ लो अपना नाम, उसने चुनौती दी। अच्छा, तो फिर इस मेहंदी में अपना नाम ढूंढने के लिए आना ही पड़ेगा। अब तो जरूरी हो गया है। कबीर की बात पर वो सिर्फ होंठ दांतों तले दबाकर रह गई थी। रात होते होते सारे मेहमान अपने अपने घर चले गए थे तो आहाना भी अपने कमरे में चली आई। उन दोनों को सिर्फ कुछ ही मिनट एक दूसरे से मन की बात करने का मौका मिला था। उसके बाद उसकी सहेलियों ने उसे अलग कर दिया था, ये कहते हुए कि इतनी ज्यादा बेसब्र मत बनो, अभी विदाई नहीं हुई है तुम्हारी। उसने चेंज भी नहीं किया था। आईने के सामने खड़ी अपने आप को निहार रही थी।
वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और कबीर ने भी उसकी तारीफ की थी। उसके तारीफी भरे शब्दों को याद करते हुए वो शर्म से लाल हुई, फिर बेड पर आकर बैठ गई। उसने अपना मोबाइल खोला और कबीर और अपनी तस्वीरें देखने लगी। तभी अचानक वो कमरे की खिड़की से किसी भूत की तरह दाखिल हुआ था कि अहाना एकदम से डर गई। ये क्या तरीका है कबीर, तुमने मुझे डरा दिया। जबकि हंसते हुए वो अब उसके सामने बैठ चुका था। क्या तुम मुझे ही याद कर रही थी? कबीर ने पिघलती आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं मैं नहीं, मैंने ये मेहंदी आपका सब्र से इंतजार कर रही थी। आपने ही तो कहा था ना कि आप इसमें अपना नाम ढूंढने आएंगे। उसने बड़ी ही चतुराई से बात मोड़ दी थी, मगर सामने भी कबीर बैठा था। अगर तुम्हें मेरी याद नहीं आई तो इस मेहंदी को तो आई। चलो ठीक है, मैं इस मेहंदी लगे हाथों से ही प्यार करके काम चला लेता हूँ। वो उसकी बाजुओं को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए उन्हें अपने चेहरे के पास ले गया और उनके भीतर से उड़ती सुगंध को अपनी सांसों में भरने लगा। कबीर का चेहरा उससे कुछ ही दूरी पर था और उसकी कई धड़कनें एक ही पल में थम सी गई थीं। कबीर की मोहब्बत से भरी आंखों में देखते हुए अहाना कुछ क्षणों के लिए जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई, जहां सिर्फ उनके दिलों के बेचैन जज्बों का सागर लहरें मार रहा था। शादी मुबारक हो, वो एक सहर सी मदहोश कर देने वाली आवाज में धीरे से सरगोशी करते हुए बोला था। उसे बधाई स्वीकार करते ही अहाना की घनी पलकें शर्म से झुक गई थीं। अहाना ने अपने जज्बातों पर काबू पाकर उसे खुद से दूर किया और मौका पाकर अपना मोबाइल भी छीन लिया और उसे ऑफ कर दिया। कबीर उसके इस काम पर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे तो पता चल ही गया था कि वो उसी की तस्वीरें देख रही थी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो सब क्या सोचेंगे। अभी विदाई नहीं हुई है, वो जताना नहीं भूली थी। मगर तुम मेरी बीवी हो, हर तरह से हमारा रिश्ता जायज है। कल तो मैं चला जाऊंगा ना, क्या आज की रात सिर्फ इस बहस में गुजार देंगे? मैं यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ खूबसूरत लम्हे बिताना चाहता हूँ। वो बेखुदी से उसके करीब आ रहा था। अहाना एकदम से सहम गई। क्या मतलब? मतलब शादी के बाद सुहागरात? कबीर की आंखें किसी तूफान की आहट दे रही थी और सुहागरात के नाम से अहाना की जान निकली हुई थी। भले ही कबीर से मोहब्बत करती थी, उसके स्पर्श पर उसकी धड़कनें भी जोरों से धड़कती थीं। उसका दिल भी कबीर के छूने से बुरी तरह मदहोश होता था। वो भी कबीर के सीने से लिपटना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ इस तरह रियल में होगा उसने कभी नहीं सोचा था। वो तो बस ख्यालों में ही कबीर के करीब होती थी। अभी सिर्फ 16 की थी और शादी और सुहागरात के बारे में सहेलियों से कुछ बातें सुनी थी, लेकिन अभी भी इन बातों को लेकर मन में एक डर पैदा था। उसके माथे पर डर के मारे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसके डर को कबीर ने महसूस किया था। डर क्यों रहे हो हाना? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम एक हो चुके हैं और अब एक दूसरे को महसूस करने का टाइम भी आ चुका है। इन पलों को महसूस करोगी तब तुम्हें मालूम होगा कि कितना खूबसूरत रिश्ता है ये, और इस रिश्ते में कितना सुकून है। वो धीरे से उसके करीब होता हुआ अपनी गहरी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था। नहीं नहीं कबीर प्लीज, मुझे मत आजमाए ऐसे। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मगर कुछ सामाजिक तौर तरीके होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है, और विदाई से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मैंने प्रीति भाभी की बातें सुनी थी जो वो अपने दोस्त से कर रही थी। जब उनके दोस्त ने कहा था कि लड़की की उम्र बहुत कम है, तब उन्होंने हंसकर कहा था कि सिर्फ शादी कर रहे हैं, विदाई नहीं। सुहागरात तो 18 साल के बाद ही होगी दोनों की, और तब तक अहाना अच्छे से जवान हो जाएगी। उसकी बात पर कबीर ने बुरा सा मुंह बनाया था। और तुमने भाभी की बातों पर यकीन कर लिया? वो उसे बड़ी ही गहरी नजरों से देख रहा था। इस वक्त बिना दुपट्टे की थी। डीप गले से उसकी खूबसूरती कबीर को बेकाबू कर रही थी। हम बच्चे नहीं आना, हम अभी भी जवान हैं, और मुझे एक मौका तो दो, मैं ये साबित कर दूंगा। आहाना ने कांपते लहजे में कहा। बस 2 साल की तो बात है कबीर। यार मुझसे 2 साल तो क्या, अभी एक लम्हे का भी सब्र नहीं होता। दिल करता है अपनी आहाना को तावीज बनाकर अपने गले का हार बना लूं, जो एक पल के लिए भी कबीर के सीने से जुदा ना हो। वो मोहब्बत से भीगी हुई आवाज में बोला और उसने अपनी बाहों का घेरा उसके चारों ओर बना लिया। क्या बात है आहाना, कितनी देर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हें पता ही नहीं चला? क्या था तुम्हारे फोन में जिसे देखकर तुम इतनी गुम थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला? वो उसे बातों में लगाता हुआ उसकी कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने पास खींचते हुए पूछने लगा। प्लीज दूर हटो, छोड़ो मुझे। वो उसकी आहानी पकड़ में मचलने लगी। जानी कबीर, आपको मेरी बेबसी देखकर सुकून मिलता है? वो उसके खूबसूरत चेहरे के हर नक्श को आंखों में समेटते हुए धीरे से बोला, और अहाना का चेहरा शर्म और मुस्कान से और भी गुलाबी हो गया था।
काली घनी पलकें कांपते हुए झुक गई थीं और अब उसे कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था। कबीर ने उसकी हालत से मजा उठाते हुए उसकी दहकते गालों पर अपने नर्म कांपते होंठ रख दिए थे। वो उसकी बाहों में बुरी तरह कांप रही थी। जनी, कभी आप पर यूं डर कर भीगी बिल्ली बन जाना अच्छा नहीं लगता। वो उसी तेवर में उसे मजबूर कर रहा था जिसमें वह हमेशा उसके सामने रहती थी। आप मुझे तब सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं जब आप मुझे अपने रौब से चुप करा देती हैं, जब आपके बोलने से दिल धड़कना भूल जाता है। वो उसकी ठोड़ी अपनी उंगलियों से ऊपर उठाते हुए गहरे अंदाज में बोला था और आहाना उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी थी। तुम्हारी यही मुस्कान मैं हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ। कभी भी इसे अपने होठों से दूर मत होने देना। वो उसके गाल पर हल्के से अपने होठ रखते हुए बोला और आहाना शर्म से पिघल गई। चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। वो चाहकर भी कबीर से खुद को दूर नहीं कर पा रही थी। आज की रात सारी शर्म, सारे डर, सब कुछ यहीं भूल जाओ। बस ये सोचो कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति। मैं तुमसे अपना हक मांगने आया हूँ और मुझे खाली हाथ मत लौटाना। वो उसके कान के बिल्कुल पास ढुककर बोला। उसकी आवाज आहाना के पूरे जिस्म में सैन बनकर फैल गई। कच्ची जबानी थी और किसी मर्द का स्पर्श उसके वजूद पर पहली बार था। उसका पूरा वजूद मोम की तरह पिघलने लगा। वो जानती थी अब विरोध का कोई मतलब नहीं था और वैसे भी इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लाइट बंद करते ही उसने आहाना को तकिए पर लेटाया और अपनी शेरवानी उतारकर साइड पर रख दी। और अब वो नाजुक कली खुली किताब की तरह उसके सामने थी तो कबीर का मन किया उसे अपने सीने में छुपा ले। उसकी मदहोश कर देने वाली खूबसूरत नर्म धड़कनों को देखते हुए वो बेखुद होकर उसकी धड़कनों पर झुक गया था और अब आहाना भी बेखुद हो गई थी। धीरे धीरे कबीर की दीवानगी बढ़ती चली जा रही थी और आहाना खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर चुकी थी। कच्ची उम्र की कुछ दर्द भरी सिसकियां थी जिन्हें कबीर ने उसके होठों पर अपने होठों का ताला लगाकर वहीं की वहीं रोक दिया था। रात बाहर गहराई पर गहराई ओढ़ती जा रही थी और कबीर उसे पूरी तरह अपना बना चुका था। 2 साल के लंबे इंतजार का हिसाब एक ही रात में चुका लेने आया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो घबराकर तुरंत उठ बैठी। लाइट ऑन की तो देखा सुबह के 10 बज चुके थे। हे भगवान, मैं इतनी देर तक सोती रही। कबीर? उसने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई पर वो कहीं नहीं था। आहाना के जिस्म पर अभी भी उसकी खुशबू महक रही थी। रात के वो सारे लम्हे याद आते ही उसके गाल खुद ब खुद लाल हो गए। बेशर्म। मैं तो बड़ा ही मासूम और शरीफ समझती थी, लेकिन अंदर से एक नंबर का बेशर्म है। उसकी रात वाली बेशर्म हरकतें याद करके वो मन ही मन मुस्कुराई थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बेचैनी उतर आई। आज रात 9 बजे कबीर की फ्लाइट थी। वो चला जाएगा, मुझे अपनी बाहों का कैदी बनाकर। मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? मुझे अभी उसके पास होना चाहिए था। वो फटाफट उठी, शार लिया और नीचे पहुंची तो रेनू जी और सुधीर साहब नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। अरे, मेरी बेटी उठ गई। सुधीर जी ने प्यार से उसके माथे को चूमा। आहाना उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। लगता है हमारी बेटी जैसे एक ही रात में पराई हो गई। वो उदास आवाज में बोले। अरे पापा, कैसी बातें कर रहे हैं। 2 साल तक तो मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, और जाऊंगी भी तो पड़ोस में ही ना। वो प्यारे लहजे में बोली तो दोनों हंस पड़े। अच्छा, आज कबीर की फ्लाइट है, तुम ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना, उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाना है। रेनू जी ने सुधीर जी से कहा तो आहाना कबीर के नाम पर ही लाल पड़ गई। वो अभी उसे और देखना चाहती थी पर सोच रही थी कि कौन सा बहाना बनाकर जाए। वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया। आहाना के चेहरे पर एक साथ कई रंगों भर आए। वो निखरा निखरा, ताज़ा और बिल्कुल फ्रेश होकर आया था। गुड मॉर्निंग अंकल और आंटी। वो दोनों को गुड मॉर्निंग करके अर्थपूर्ण नजरों से आहाना को देखने लगा। आहाना तुरंत नजरें झुका गई। पीछे कमला देवी भी हाथ में माला पकड़े अंदर आई थी। रेनू जी ने उनके लिए भी नाश्ते का कहा। अरे, ये लड़का तो बहुत ही बेशर्म निकला। हमारे जमाने में तो शादी के बाद भी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से घर वालों के सामने पर्दे में रहते थे। साथ बैठना तो दूर की बात, नजर भी नहीं मिलाते थे। पर ये तो सुबह सुबह जिद पकड़ कर यहाँ आ गया कि मुझे ससुराल जाना है। और इन दोनों को जरा बेबी हया नहीं कि अभी सिर्फ फेरे हुए हैं, विदाई तो नहीं हुई ना। कमला देवी अपने पुराने किस्सों का पिटारा खोलने लगी थी तो रेनू जी और सुधीर जी मजे से मुस्कुरा दिए। अरे भाभी जी, अब जमाना काफी मॉडर्न हो चुका है, सुधीर जी ने हल्के और मजाक के अंदाज में कहा था। हाँ भाई, मैं तो अपनी औलाद की परवरिश ऐसे नहीं करती।
मेरी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि मेरी संतानें सलीके से रहे, और भगवान की कृपा है कि इन सब ने कभी नजर उठाकर किसी गैर मर्द या गैर औरत को नहीं देखा। कमला देवी ने गर्व और सख्ती के मिले जुले स्वर में कहा। खैर, अब विवाह तो हो ही गया है, तो सोचा कबीर को आप लोगों से मिला ही लाती हूँ। वैसे भी आज ही इसे वापस जाना है, फिर 2 साल के बाद ही लौटेगा, तो विदाई अच्छे से कर दूंगी। मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। मेरा बेटा, मेरा सबसे लाडला और सबसे प्यारा बेटा, इसकी शादी पर तो सारे अरमान निकालूंगी। कमला देवी मोहब्बत और गर्व से बोलती जा रही थी और कबीर बार बार मुस्कुराकर आहाना को देख रहा था, मगर आहाना ने एक बार भी नजर उठाकर उसे नहीं देखा था। न जाने क्यों कमला देवी के सामने उसकी कभी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो कबीर की ओर देख सके। वो हमेशा से कमला देवी से थोड़ी खिंची खिंची रहती थी। उनका रौब ही इतना था, और ऊपर से वो बेहद उसूल पसंद औरत थी। इसी वजह से आहाना चाहकर भी कबीर की ओर नजर नहीं उठा पा रही थी, पर उसके इतने पास होना ही उसके लिए काफी था। नाश्ता खत्म हुआ और वो लोग चले गए। आहाना भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन उसकी बेचैनी और बेताबी बढ़ती ही जा रही थी। न जाने ये 2 साल वो कैसे बिताएगी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने झट से फोन उठाया। कबीर कॉलिंग लिखा आ रहा था। आहाना ने मुस्कुराकर फोन कान से लगाया। कबीर की जान, क्या कर रही हो? यकीनन मुझे याद कर रही होगी। कहो तो आ जाऊं, कसम से। बहुत दिल कर रहा है कि फिर से तुम्हारी संगत में कुछ पल गुजार लूं। यार, एक बार में बिल्कुल भी मन नहीं भरा। कबीर की आवाज में एक तड़प थी। उसकी ये फरमाइश सुनकर एक पल के लिए आहाना का दिल भी धड़क उठा था, लेकिन आहाना ने तुरंत उसे झिड़क दिया। नहीं कबीर, पहले ही हम गलती कर चुके हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुक्र है कि किसी को पता नहीं चला, भगवान ने हमारा राज रख लिया। लेकिन अब दोबारा नहीं, प्लीज। अब हमें सब्र से काम लेना होगा, आहाना ने कहा, मगर वो खुद जानती थी ये उसके दिल की आवाज नहीं थी। कबीर भी अचानक उदास हो गया। बहुत ही बोरिंग बीवी हो यार, जरा भी परवाह नहीं अपने नए नबेले पति की। उसकी बात पर आहाना की सांसें अटक गई। अब आपका ही तो ख्याल हर पल रहेगा। आप नहीं जानते आपने मुझे कैसी परीक्षा में डाल दिया है। अगर रात को आप मेरे इतना करीब ना आते तो शायद मैं फिर भी आपके बिना ये 2 साल काट लेती, लेकिन अब न जाने कैसे रहूंगी मैं आपके बिना। ये कहते कहते वो अचानक रो पड़ी। उसका सारा सब्र टूटकर बिखर चुका था। अरे प्लीज रो मत, वरना मैं जाने का प्लान ही कैंसिल कर दूंगा। मेरा एमबीए बीच में ही लटका रह जाएगा, और फिर मैं अपना भविष्य कैसे बनाऊंगा भला। तो मुझे कमजोर मत करो, तुम्हारे आंसू मुझे तोड़ देते हैं। कबीर बेचैनी से बोला। आहाना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। मैं लड़की हूं ना, जल्दी कमजोर पड़ जाती हूँ, मगर वादा करती हूँ अब मजबूत बन के दिखाऊंगी। बस आप जिद नहीं करेंगे आने की, और अगर आप आ गए तो मैं आपको अपने पास ही रख लूंगी। चाहे आपका एमबीए बीच में ही रह जाए, आपके सारे फ्यूचर प्लान कैंसिल हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोन के उस पार कबीर का एक जोरदार ठहाका गूंजा था। ये हुई ना बात। बस तुम ऐसी बातें करती रहा करो तो अच्छी लगती हो, लेकिन प्लीज दोबारा मत रोना। और आज मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आओगी ना? वो एक उम्मीद से पूछ रहा था और आहाना खामोश हो गई। शायद मुमकिन नहीं होगा, मम्मी और पापा ही आएंगे। अगर उन्होंने कहा तो चली जाऊंगी, वरना नहीं। आपको बिना देखे ही जाना पड़ेगा। लेकिन आहाना नहीं जानती थी कि एक बहुत बड़ी परीक्षा तो पहले ही उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। अगले दिन वो रोज की तरह तैयार हुई स्कूल जाने के लिए। कुछ दिन तब वो बहुत ही ज्यादा बेचैन रही। किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। हर वक्त कबीर का ख्याल सताता रहता। दिल चाहता था कि उड़कर उसके पास चली जाए। कबीर हर रात उसे वीडियो कॉल पर बात करता था, लेकिन प्यास कम नहीं होती थी। ऊपर से मजबूरी ये थी कि वो उसके सामने रो भी नहीं सकती थी। बस हाँ हूं में जवाब देती और फोन बंद कर देती। धीरे धीरे करके कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। अब उसके एग्जाम्स भी शुरू हो चुके थे, लेकिन उसकी तबीयत अजीब तरह की बेचैनी और थकान का शिकार हो गई थी। कमजोरी और सुस्ती महसूस होती। कभी कभी चक्कर आते तो गिर पड़ती और बेहोश हो जाती। उसे लगता था जैसे कबीर की जुदाई की वजह से वो ठीक से खाना पीना नहीं कर रही है और अपना ध्यान नहीं रख पा रही है। एक दिन जैसे ही वो कॉलेज से घर आई, रेनू जी लॉन्ज में बैठकर टीवी देख रही थी। वो आते ही निढाल सी सोफे पर गिर पड़ी। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। रेनू जी तुरंत चिंतित हो गई। आहाना, क्या हुआ? तुम्हें ठंडा पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उन्होंने गौर से देखा तो आहाना का रंग उड़ चुका था। चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे काले धब्बे थे। वो एकदम से बहुत ज्यादा घबरा गई और जूस का गिलास लेकर आई और उसे पिलाया। मम्मा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कमजोरी भी महसूस हो रही है, आहाना ने उनके कंधे पर सिर रखकर कहा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब से ऐसा हो रहा है?
चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। शायद पढ़ाई के कारण इतना तनाव हो गया है और खाना भी ठीक से नहीं खा रही हो। चलो उठो तुरंत, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं यूनिफॉर्म बदल कर आती हूँ। वो बहुत मुश्किल से उठी थी और कमरे में चली गई। कपड़े बदलने के बाद अहाना आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। वो काफी कमजोर हो गई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। वो अचानक से बहुत परेशान हो गई थी। रेनू जी उसे क्लिनिक लेकर आई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर खुद हैरान हुई थी और गौर से सामने बैठी 16 साल की लड़की को देखा। क्या आपकी बेटी शादीशुदा है? उन्होंने रेनू जी से पूछा तो रेनू जी चौंक गई। नहीं, हाँ मतलब मेरा मतलब है विदाई नहीं हुई है अभी तक। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने बड़ी ही अजीब निगाहों से पहले अहाना को देखा और फिर रेनू जी को। क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, डॉक्टर ने बड़े ही नॉर्मल लहजे में कहा। दोनों के सिर पर जैसे बम फटा था। अहाना बस खुली आंखों से डॉक्टर को देखती रह गई। उसे तो ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी तबीयत की खराबी की वजह ये होगी। उसे तो लगता था कि कबीर और उसकी नज़दीकी का किसी को नहीं पता था। लेकिन अब ये सबूत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसने क्या कर दिया है। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और रेनू जी की हालत ऐसी थी जैसे उनके शरीर का कोई हिस्सा काम ही नहीं कर रहा हो। कुछ पल तक वे गंग सी डॉक्टर का मुंह देखती रह गई थीं। ये भी नहीं पूछ पाई थीं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने रिपोर्ट हाथ में पकड़ी और दूसरे हाथ से अहाना का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल दी। अहाना तो बेजान पत्थर की तरह उनके साथ चल पड़ी थी। उसका दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए, या आसमान से कोई विपत्ति आकर उससे निगल जाए, ताकि कम से कम अपने घर वालों के सामने सामना न करना पड़े। गाड़ी में रेनू जी एकदम चुप रहीं। वो अब भी सदमे में थीं कि ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने एक शब्द भी अहाना से नहीं कहा था और अहाना में तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो कोई सफाई या बहाना दे सके। घर पहुंचते ही अहाना सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और जार जार रोने लगी। ये उसके साथ क्या हो गया था? न जाने अब उसका क्या होगा। कबीर तो 2 साल से पहले वापस आने वाला नहीं था। कबीर का ख्याल आते ही अहाना ने तुरंत उसे कॉल लगा दी। लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई, क्योंकि दिन के समय वो व्यस्त रहता था। वो हमेशा रात को 10 बजे के बाद ही कॉल करता था। लेकिन अहाना 10 बजे तक कैसे इंतजार करे? उसे अभी उसे वापस बुलाना था। बार बार कॉल करने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया तो अहाना ने जोर से मोबाइल दीवार पर टकराया और फिर अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोने लगी। कमरे का दरवाजा खुला और रेनू जी अंदर आ गई। उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया। अभी अहाना को जरूर कटघरे में खड़ा करना था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो तो अपनी माँ से नजर तक नहीं मिला पा रही थी। शर्म से पानी पानी हो रही थी। कमला देवी कुछ देर उसके पास बैठी रहीं, जैसे समझ ना पा रही हों कि अपनी बेटी से क्या कहें। क्या शादी की रात कबीर तुम्हारे कमरे में आया था? वो दीवार की ओर देखकर आखिर वो सवाल कर ही गई, जिससे अहाना शर्मिंदगी के गड्ढे में गिर गई थी और वो अचानक से फूट फूट कर रोने लगी। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो आया था, मैंने उसे मना भी किया था कि अभी विदाई नहीं हुई, मगर उसने अपनी मर्जी की। उसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम पर मेरा हक है, हम कोई पाप नहीं कर रहे, हमारा रिश्ता जायज़ है। और मैं उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाई। वो उनकी गोद में सिर रखकर रोती रही। उसकी बात सुनकर कमला देवी ने गहरी सांस ली, जैसे वो पहले से जानती हों कि यही सब कुछ हुआ होगा। क्या तुमने कबीर को ये बात बताई? उन्होंने दूसरा सवाल किया। नहीं मम्मा, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। वो रात 10 बजे फ्री होता है, तभी कॉल करता है। आप परेशान मत हो, मैं उसे वापस आने को कहूँगी और देखेगा ये खबर सुनकर वो सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएगा और मुझे अपने पास ले जाएगा, विदा करके ले जाएगा और फिर किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जल्दी से अपनी दोनों आंखों से अपने आंसू पोंछते हुए उसने अपनी तरफ से एक अच्छी दलील दी थी और रेनू जी हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, उससे बात करो और उससे कहो कि वो वापस आए। लेकिन अगर वो ना आया तो? उसके बाद तुमने क्या सोचा है? क्या करोगी? उन्होंने तीसरा सवाल किया। वो जरूर आएगा मम्मा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी एक ही बात पर वो दौड़ता हुआ चला आएगा। परेशान मत हो प्लीज। वो अपनी माँ को तसल्ली दे रही थी। ठीक है, तुम उससे बात करके देख लो। अगर वो नहीं मानता तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ आहाना, और तुम मेरी अकेली बेटी हो। मैं तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो हमारे लिए शर्मिंदगी का कारण बने। ये कहकर वो कमरे से चली गई। आहाना कई पल सोचती रही कि वो क्या बात करके गई हैं। उनका इशारा क्या था वो समझ न पाई और अब वो 10 बजे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही 10 बजे कबीर की कॉल आई थी और उसने तुरंत कॉल उठा ली। आहाना का चेहरा देखकर कबीर एकदम से परेशान हो गया। आहाना, तुम ठीक तो हो ना?
क्या फिर से रो रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रोया मत करो। मेरे दिल को कुछ होता है यार, तुम वहां ऐसे रोगी तो मैं यहाँ कैसे रहूंगा भला? वो बेचैनी से बोला। अहाना की रोई गुलाबी आंखें उसके दिल पर बिजली बनकर गिरी थी। अहाना उसे देखते ही फिर से फूट फूट कर रोने लगी। दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे बच्चे की तरह रो रही थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कबीर, ऐसा मत करो। देखो भगवान ने हमारी लाज नहीं रखी क्योंकि हमने पाप किया था, अपने बड़ों का मान और विश्वास तोड़ा था। ये क्या कह रही हो अहाना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपना चेहरा सामने लाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। सब ठीक है ना? कबीर का माथा ठनका था। कुछ भी ठीक नहीं है कबीर, बस तुम वापस आ जाओ। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें वापस आना ही होगा। वो रोते रोते बोल रही थी। कबीर और भी ज्यादा परेशान हो गया। पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या है? अहाना ने बेसाख्ता अपने पेट पर हाथ रखा था। हमारी उस रात की नजदीकी का ये नतीजा है कबीर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी और कबीर कई पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया था। तो तुम श्योर हो ना अहाना? वो एकदम चिंता से बोला। मम्मा के साथ डॉक्टर के क्लिनिक से होकर आई हूँ, इसमें शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मम्मा को पता चल गया है और मैं किसी से भी नजर नहीं मिला पा रही। तुमने मुझे बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दिया है कबीर। अब बताओ मैं क्या करूँ? प्लीज वापस आ जाओ, मुझे विदा करके ले जाओ यहाँ से। वो हिचकियां लेते हुए रो रही थी। अहाना, मैं अभी अभी आया हूँ। मैं 2 साल से पहले चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। मेरी जान, तुम परेशान मत हो, बस रोना तो बंद करो ना यार। हमने कोई पाप नहीं किया है, तुम मेरी बीवी हो। वो न जाने उसे तसल्ली दे रहा था या खुद को। मम्मा ने कहा है अगर तुम वापस नहीं आए तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी कबीर, प्लीज मुझे और मुश्किल में मत डालो। कबीर एकदम से चुप हो गया। अगर मामा कहेंगी कि अबॉर्शन करा लूं तो क्या मैं उनकी बात मान लूं? वो अब उसका इम्तिहान ले रही थी और कबीर होंठ काटने लगा, जैसे उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अहाना बस उसे चुपचाप देखती रही। तुम वापस आ जाओ बस, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उसने फोन काट दिया और कबीर के सारे जवाब उसे मिल चुके थे। वो एक अजीब मुश्किल में फंस चुकी थी। बताओ फिर कबीर की क्या राय है? वो क्या कहता है? उसकी तरफ से तुम्हें क्या जवाब मिला? रेनू जी ने उससे पूछा और वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। मम्मा, वो 2 साल से पहले चाहकर भी नहीं आ सकता, वो स्टडी वीजा पर गया है। वो बेचैनी से बोली थी। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के दामन पर कोई दाग लगे। तुमने गलती नहीं की, कबीर ने की है। सजा तुम्हें क्यों मिले? तुम अभी बहुत छोटी हो आहाना, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की। लोग जीने नहीं देंगे आहाना, बहुत बातें बनेंगी। वो तो वहां बैठा रहेगा, बातें तो हमें सुननी पड़ेंगी ना। कसूर चाहे लड़के का हो, लेकिन भुगतना हमेशा लड़की को पड़ता है। चलो ठीक है, हम बिना किसी को बताए इस बच्चे को खत्म करवा देंगे। और आहाना कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने घबराकर अपना हाथ पेट पर रखा था। बच्चे को खत्म करने का ख्याल ही उसके लिए बहुत दर्दनाक था। मम्मा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं इस गलती को और बड़ा गुनाह बना दूं? मैं अपने ही बच्चे को मार दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये गुनाह नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मजबूर मत करे। वो फिर से रोने लगी और रेनू जी बेबस होकर उसे देखने लगे। तो तुम सबका सामना कैसे करोगे आहाना? और अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो क्या? वो क्या सोचेंगे? और तुम्हारी सास, तुम जानती हो ना वो कैसी हैं। वो तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, शायद ये शादी भी खत्म करवा दें। फिर तुम क्या करोगी इस एक बच्चे के लिए? सबकी बातें, सबकी उंगलियां कैसे झेलोगी? और समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? सब कहेंगे कि हमारी बेटी तो घर बैठे ही प्रेग्नेंट हो गई। मैं ये सब बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एक बार को मान भी लिया तुम्हारा बच्चा जायज है, लेकिन कौन यकीन करेगा? कबीर यहाँ नहीं है, सब उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठाएंगे। भावुक मत बनो आहाना, अभी बच्चे में जान भी नहीं पड़ी है। चलो मेरे साथ। वो उसे खींचकर बाहर ले गई और आहाना को लग रहा था जैसे वो अभी ही मर जाएगी। लेकिन माँ की बात कैसे टालती? वो लोग गाड़ी में बैठकर क्लिनिक पहुंच चुके थे। डॉक्टर को सारी बात बताई और कहा कि हमें बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहीं। पहले मैं माँ से पूछूंगी, अगर ये नहीं रखना चाहती तो मैं दवाइयां लिख दूंगी, उन्होंने सीधे कहा। और आहाना बुरी तरह कांपने लगी। क्या तुम अपना बच्चा गिरवाना चाहती हो? डॉक्टर ने पूछा। उसके होंठ कांप रहे थे, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसके जवाब देने से पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, वो अपने कमरे में थी। वो खाली नजरों से छत को देख रही थी। उसने तुरंत पेट पर हाथ रखा। उसे डर था कि बच्चा है भी या नहीं। वो उसे कैसे खत्म कर सकती थी, जो उसकी मोहब्बत की पहली निशानी था। ये सोचते आहाना की आंखें फिर से भर आई थीं। हे भगवान, मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल दो, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। भगवान से प्रार्थना करते करते ही आहाना गहरी नींद में सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो रेनू जी सुबह
उसकी आंख खुली तो रेनू जी उसके सिरहाने बैठी थी। आहाना उन्हें देखते ही घबरा गई। रेनू जी की आंखें भर आईं अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर। उन्होंने उसका सिर प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। आहाना, तुम अभी बहुत छोटी हो बेटा, तुम्हारी उम्र ही क्या है? भगवान ने हमें इतनी बड़ी परीक्षा में क्यों डाल दिया? अगर तुम्हारी विदाई हो गई होती तब भी अलग बात होती। अब बताओ तुम सबका सामना कैसे करोगी? मैं कैसे करूंगी? और तुम्हारे पापा, वो क्या सोचेंगे? और तुम्हारी सास, तुम जानती हो ना वो कैसी है? वो तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगी। आहाना, जिद मत करो। कबीर से मेरी बात हुई थी, वो भी यही चाहता है और यही समाज का तरीका है। प्लीज मेरी बात मान लो बेटा। आहाना कुछ पल उन्हें खाली नजरों से देखती रही, फिर धीरे से लेकिन बिल्कुल सीधी आवाज में बोली, मम्मा, इस सब से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आप लोगों की इज्जत भी बच जाएगी और ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। रेनू जी फौरन चौकन्नी हो गई। हाँ बोलो बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि ये मामला खत्म हो जाए। आहाना ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आप अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबा दे। आप मेरी माँ है। अगर आप अपनी बेटी को मारने की हिम्मत कर लेंगी तो मैं भी अपने बच्चे को मारने की हिम्मत कर लूंगी। प्लीज मम्मा, मेरा गला दबा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे भी अपने बच्चे को खत्म करने के लिए मजबूर मत कीजिएगा। रेनू जी का चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा हो गया। उनके होंठ कांप गए पर आवाज नहीं निकली और आहाना बोलती रही। उसकी आवाज टूट रही थी लेकिन उसके शब्द मजबूत थे। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि ये बच्चा मेरा है और इस दुनिया में आने का पूरा हक रखता है। ये हक उससे कोई छीन नहीं सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई और। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे लेकिन उसकी बातों में अडिग हिम्मत थी। जो भी नतीजे होंगे मैं वो सब सह लूंगी, सबका सामना कर लूंगी। लोग चाहे जो भी बोलें, पर मैं किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। ये सुनकर रेनू जी पूरी तरह चुप हो गई। उनके पास अब एक भी शब्द नहीं था, सिर्फ आंखें भर आईं और उनका दिल कांप उठा। वो जानती थी कि आहाना मरकर भी अपना फैसला नहीं बदलेगी। वो चुपचाप उठी और चली गई क्योंकि अब उन्हें ही हिम्मत दिखानी थी। अपनी बेटी के लिए ढाल बनना था। उसकी तरफ उठती उंगलियों को खुद अपनी ओर मोड़ना था। शाम से रात हो चुकी थी। दीवार की घड़ी ने 10 बजे का समय बताया, लेकिन आहाना बिल्कुल गुमसुम अपने बिस्तर पर बैठी थी। वो 2 दिन से कबीर की कॉल नहीं उठा रही, ना ही किसी तरह की इच्छा थी। उसका भरोसा और विश्वास जैसे टूट गया था। कबीर की चुप्पी ने उसे तोड़ दिया था। कम से कम कबीर को तो आहाना का साथ देना चाहिए था। उसे इस बच्चे को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए था। अगर गलती हुई थी तो उसे स्वीकार करने में क्या बुराई थी? फोन उसके सिरहाने बजा, लेकिन वो यूं ही गुमसुम छत को घूरती रही। अगले दिन नाश्ते की मेज पर वो तीनों पूरी चुप्पी के साथ बैठे थे। आहाना ने अपने पापा की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो सब कुछ जान गए हैं। वो कॉलेज के लिए तैयार हो चुकी थी। उन लोगों ने आहाना के सामने कोई बात नहीं की। आहाना के जाने के बाद कमला देवी सर पकड़कर बैठ गईं। मेरी बेटी का करियर बर्बाद हो गया, उसकी जिंदगी दांव पर लग गई है। वो गुनहगार ना होने के बावजूद गुनहगार बन गई। मैं उसे गुनहगार नहीं ठहराऊंगी सुधीर, क्योंकि वो मासूम है, नादान है, कम उम्र है। उसे नहीं पता था ना सुधीर। पता नहीं क्यों इस भगवान ने हमें किस परीक्षा में डाल दिया। सुधीर गहरी सोच में डूबे थे। मैं कबीर को कॉल करता हूं कि वो वापस आ जाए। इमरजेंसी सिचुएशन में उसे लौटना चाहिए। उसका करियर मेरी बेटी के करियर और इज्जत से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहता हूं आहाना को सम्मान के साथ विदा किया जाए। आप कबीर से बात करें और मैं कमला देवी से उसे समझाती हूं कि दोषी उनका बेटा है। सजा मेरी बेटी क्यों भोगे? ये बच्चा उनका खून है, उनका वारिस होगा। भला वो इस बच्चे से कैसे मुंह मोड़ेंगे? अगर कबीर वापस भी नहीं आया तो हम आहाना को उसके घर छोड़ देंगे। सबको बता देंगे कि शादी के बाद ही विदाई भी कर दी गई थी। वे दोनों पति पत्नी अपने अपने अंदाज में फैसले की बातें कर रहे थे। अगले दिन जब कमला देवी के घर आहाना की मां पहुंची तो कमला देवी सोफे पर बैठी माला जप रही थी। रेनू जी ने उनके अकेले होने का फायदा उठाया और उनके पास बैठ गईं। अरे रेनू, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। सोच रही थी तुम्हारे घर का चक्कर लगा लूं। आहाना से मिले भी काफी दिन हो गए। खैर से उसके एग्जाम चल रहे हैं ना? कमला देवी ने नरमी से पूछा। रेनू ने एक पल सोचा, फिर हिम्मत करके बोली, जी, उसके पेपर अच्छे चल रहे हैं। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आप भी एक बेटी की माँ है और मैं भी। मैं चाहती हूं कि आप मेरी बात एक माँ बनकर सुने। उनकी शुरुआत सुनकर कमला देवी एकदम से घबरा गई। रेनू जी ने धीमी आवाज में कहा, असल में बात यह है कि शादी की रात आपका बेटा कबीर मेरी बेटी आहाना के कमरे में गया था। दोनों बच्चे हैं। उन्हें लगता था कि शादी हो गई तो पति पत्नी का रिश्ता पूरा करने के लिए काफी है।
लेकिन समाज के नियम शायद समझ नहीं पाई और उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी सजा मेरी बेटी भुगत रही है। रेणु जी की आवाज कांप गई। वो वो मां बनने वाली है। और कमला देवी का चेहरा जमा रह गया। रेणु जी ने आगे कहा, मैं और सुधीर चाहते हैं कि कबीर वापस आ जाए और सम्मान के साथ उसकी विदाई हो जाए, ताकि बात घर के भीतर ही रहे। लेकिन मेरी बात हुई थी कबीर से, आहाना ने भी उससे बात की थी। वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप आहाना को अपनी बहू की तरह अपने घर ले आए। विदाई की रस्म रहने दे, फेरे ही काफी हैं। हम सबको बता देंगे कि फेरों के बाद ही विदाई कर दी गई थी। रेणु जी ने अपनी तरफ से बहुत ही समझदारी की बात रखी थी और कमला देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और हैरानी से बोली, हे भगवान, कैसे दिन आ गए हैं। इतनी कम उम्र की लड़की और ये गुल खिला दिया उसने। मैं तो आहाना को बड़ी ही मासूम समझती थी कि बड़ी सुलझी हुई बच्ची है, लेकिन एक ही रात में उसने ये क्या कर दिया। तौबा तौबा, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको। ऐसी बहू मैं ब्याह कर लाई हूं। कमला देवी तो बिल्कुल सकते में रह गई। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कसूरवार आपका बेटा भी तो है ना। वो खुद मेरी बेटी के पास गया था। मेरी बेटी ने उसे नहीं बुलाया था अपने पास, और आप सारा इल्जाम मेरी बेटी पर डाल रही हैं। खबरदार जो मेरे बेटे कबीर का नाम भी लिया तो। अरे लड़के तो होते ही ऐसे हैं, उन्हें अपनी जवानी और जज्बातों पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन लड़कियों को तो अपनी इज्जत समझनी चाहिए ना। वाह भरी वाह, हमें तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। अब जो भी करना है तुम खुद कर लो इस बच्चे के साथ। हम तो उसके वारिस नहीं हैं। ये गुनाह की पोटली हम नहीं रखेंगे और ना ही इसे ढकेंगे। मेरा बेटा तो 2 साल से पहले वापस नहीं आएगा। इस गुनाह को यहीं खत्म कर दो तो अच्छा है, अगर रिश्ता सलामत रखना चाहती हो तो। लेकिन कमला भाभी, ये गुनाह नहीं है, ये बच्चा जायज़ है। हाँ, उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई, ये गलती हुई बच्चों से, लेकिन हम बड़े हैं, उनकी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। लेकिन कमला देवी किसी भी तौर ये बात मानने को तैयार नहीं थी। मैं कैसे मान लूं कि वो बच्चा जायज़ है या नाजायज़? क्या पता तुम्हारी बेटी शादी से पहले ही मेरे बेटे के बिस्तर पर उसके साथ अपनी रातें रंगीन। बस कमला भाभी, बस मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने से पहले अपना गिरेबान भी झांक लें। आप ऐसे बिना सोचे समझे मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, जबकि कबीर खुद अपने मुंह से सारी बातें स्वीकार कर चुका है। रेणु जी गुस्से से भड़क उठी थी। वो उसी गुस्से की हालत में घर आई। आहाना अपने कमरे में थी। देखा तुमने? इस बच्चे का बचाव कर रही हो जिसे अपनाने के लिए कोई तैयारी नहीं। ना उसका बाप और ना ही उसकी दादी। अभी बात करके आई हूँ। 100 बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई हूँ। शायद इसीलिए बेटा पैदा होने पर माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि कहीं उनके मुंह पर का लिखना लग जाए। गुस्से में जो कुछ उनके मुंह में आया वो बोलती चली गई और आहाना बिल्कुल गुमसुम बैठी रह गई। उसके पास सिवाय रोने के और था ही क्या। उस रात उसका फोन बजा तो उसने उसने पहले ही बेल पर उठा लिया। दिल में जो तूफान उठ रहे थे वो कबीर को सुनाना जरूरी था। थैंक गॉड आहाना, तुमने मेरी कॉल तो उठा ली। 3-4 दिनों से मैं जैसे सूली पर लटक रहा हूँ। तुमने किस मुश्किल में डाल दिया है सबको। अरे शादी के बाद जितने चाहे बच्चे पैदा कर लेना, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर प्लीज भगवान के लिए ये जिद छोड़ दो आहाना। ये हम दोनों की खुशी का सवाल है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे इस इम्तिहान में मत डालो मेरी जान। तुम पर कोई पाप नहीं आएगा, मैं सारा बोझ अपने से ले लूंगा, मगर मैं नहीं चाहता कि कोई तुम पर उंगली उठाए, तुम्हें बातें सुनाए। तुम्हारे पापा मुझे बार बार वापस आने को कह रहे हैं, पर मैं समझा चुका हूं कि मेरा आना मुमकिन नहीं है। प्लीज अहाना, तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो। बस एक गोली ही तो खानी है, सब ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो बेबस और झुंझलाया हुआ लग रहा था और अहाना का दिल और बिखर गया। तुम सही कह रहे हो कबीर, बस एक गोली ही तो खानी है और सब ठीक हो जाएगा ना। कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, कोई तुम्हारी माँ को ये ताना नहीं देगा कि तुम्हारी बहू कितनी बदचलन है, उसे अपनी जवानी संभाली नहीं गई और विदाई से पहले ही बच्चा उठाए फिर रही है। ठीक है कबीर, मैं वो गोली खा लेती हूँ, सब लोग सुकून में आ जाएंगे और मैं भी। वो खोई खोई आवाज में बोली तो कबीर कुछ पल होंठ काटता रह गया। अहाना का दुख अहाना के अंदर तक उतर गया था। प्लीज मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो है ही ऐसी, क्या जरूरत थी उन्हें बताने की। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने गोली खाती हूँ, तुम गवाह रहना कि तुमने ही मुझे कहा था खाने को। वो साइड टेबल से स्लीपिंग पिल्स की डिब्बे उठाते हुए बोली और कबीर उसे हैरानी से देखता रह गया। जबान जैसे बोलने से इनकारी हो गई थी। उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी जान लेने की बात करेगी। दिल की धड़कन रुक सी गई थी। वो फटी फटी आंखों से बस अहाना को देख रहा था।
अगले ही पल उसने बहुत सारी गोलियां अपनी हथेली पर रख ली। वो जानती थी कि अगर ये सारी गोलियां वो निगल लेगी तो उसका बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। ना बच्चा रहेगा और ना वो, ना कोई तमाशा बनेगा। अहाना, अहाना, क्या तुम पागल हो गई हो? बहुत मुश्किल से कबीर की गुटी गुटी सी आवाज निकली थी। प्लीज इन्हें वापस रखो, मैं ये नहीं कह रहा था तुमसे। कबीर बुरी तरह घबरा कर बोला। पता है कबीर, इस बच्चे को मारना मुझे अपनी मौत के जैसा लग रहा है। तो अच्छा है ना कि मैं ही मर जाऊं, ये बच्चा भी मर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। वो अब भी खोए हुए लहजे में बोली। तुम्हें मेरी कसम है आहना, ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। प्लीज ये डिब्बी वापस रख दो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा आहना, मैं जी नहीं सकूंगा। अगर तुम्हें इस बच्चे से जरा सा भी प्यार है तो इसे वापस रख दो। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने ये किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं कि मैं भी मर जाऊंगा आहना, मैं भी अपनी जान ले लूंगा। और ठीक है ना, फिर एक साथ प्यार किया था, एक साथ ये गुनाह किया था, और अब एक साथ इस दुनिया से भी चले जाएंगे। कबीर की आंखों से आंसू टूटकर गिरे थे, और अहाना, जो अपनी मौत को इतनी आसानी से स्वीकार कर रही थी, कबीर के मरने की बात पर उसकी धड़कनें थम सी गईं। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज होती है ना। वो सितमगर उसकी आंखों में आंसू दे रहा था, उससे रुला रहा था, और वो उसके मरने की सुनकर अंदर से सहम गई थी। गहरी सांस लेते हुए आंसू कहीं अंदर ही अंदर उतार लिए थे आहाना ने। वो डिब्बी वापस रख दी। ठीक है, फिर आइंदा मुझे किसी बात पर मजबूर मत करना। लोग जो मर्जी बातें करें, मैं सुनने को तैयार हूं। तुम्हारी बातें भी सुन ली है मैंने, और मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूं कबीर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी स्टडीज आराम से पूरी करो। ये कहकर उसने फोन काट दिया, फिर सिम निकालकर फेंक दी। उसने ठान लिया था कि अब कभी कबीर से बात नहीं करेगी, जैसे वो सबसे ही नाराज हो चुकी थी। अगले महीने उसके बोर्ड एग्जाम थे। उसने सोचा था कि पेपर देने के बाद वो 1 साल का ब्रेक ले लेगी और बच्चा पैदा करने के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा से जारी रखेगी। किसी का सामना नहीं करेगी, घर पर ही रहेगी। और ऐसा ही हुआ। कबीर के मम्मी पापा एक बार भी उसके घर उससे मिलने नहीं आए, जैसे हर रिश्ता ही खत्म कर दिया हो। हाँ, कभी कभी सुधीर जी बेटी से कहते थे, बेटा कबीर से बात कर लो, वो बहुत परेशान है। मगर अहाना चुपचाप वहां से उठ जाती। उसके माँ बाप ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। समय यूं ही बीतता गया। 9 महीनों तक उसने उस बच्चे को पेट में पाला, लोगों की बातें सहती रही, मगर उसका हौसला नहीं टूटा। और फिर उसकी गोद में एक बहुत ही सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। वो इतनी प्यारी थी कि आहाना कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसके आंसू उस बच्ची के गालों पर गिर रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल कबीर जैसी थी, बाकी सारे नए नक्श आहाना जैसे। सुधीर और रेणु जी भी अपनी बेटी की खुशी में बहुत खुश थे, मगर दुख इस बात का था कि कमला देवी उस बच्ची को देखने तक नहीं आई थी। कुछ भी सही, लेकिन था तो आखिरी उनका ही खून। मगर आहाना को फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी तरह उस बच्ची की परवरिश में लग गई, जैसे उसके जीने का मकसद ही सिर्फ उसे पालना हो। वो घर से बहुत कम निकलती थी। आहाना ने उसका नाम तारा रखा था। वो सच में एक छोटा सा तारा ही तो थी। जब बच्ची 6 महीने की हुई, एक दिन सुधीर जी उसके कमरे में आए। तारा को गोद में उठाकर प्यार किया। दोनों नाना नानी की जान बसती थी उसमें। आहाना बेटा, क्यों नाराज हो उससे? वो मुझे रोज कॉल करता है, मुझसे विनती करता है कि एक बार आहाना से बात करवा दूं। रोने लगता है। बेटा, तुम क्यों उसे आजमा रही हो? वो तुम्हारा पति है, इस बच्ची का बाप है, और 6 महीने के बाद वो वापस आ जाएगा। तुम कैसे ये रिश्ता खत्म कर सकती हो? वो प्यार से उसे काफी देर तक समझाते रहे। ये रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है पापा? लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी की बातें सुनूं। कोई मुझे ये कहे कि मैंने कोई गुनाह किया है इस बच्ची को जन्म देकर, जबकि मेरा ज़मीर पूरी तरह संतुष्ट है। जब यही बात कबीर ने कही तो मेरा दिल टूट गया था। अगर कोई और कहता तो मैं 1000 बार सुन लेती, मगर कहने वाला कबीर था। मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? जब वो आएगा तो मैं खुद उससे बात कर लूंगी, मगर उससे पहले नहीं। और सच में वो अपने इरादे में पक्की निकली थी। 6 महीने और बीत गए। अहाना अहाना की बेटी तारा 1 साल की हो गई थी, और आज उसकी सालगिरह थी। उसने उसके लिए खुद मार्केट गई थी, उसके लिए खिलौने और हर तरह की चीजें खरीदी थी। अपने ससुराल से उसने जैसे हर रिश्ता खत्म कर दिया था। उसके ससुर अक्सर आते थे, बच्ची को प्यार भी करते, अहाना को भी प्यार करते, मगर अहाना का दिल उन सब से बदगुमान रहा। उसे अपनी सास की बातें नहीं भूलती थी, जो एक बार भी नहीं आई थी। रात के 7 बजे वो घर पहुंची। उसने पूरे घर को गुब्बारों और फूलों से सजाया।
तारा के कमरे को भी बहुत खूबसूरती से सजाया। रेणु जी भी बढ़ चढ़कर उसके साथ हिस्सा ले रही थी। उनके चेहरे पर अजीब ही खुशी फैली हुई थी। और जब केक काटा जाने लगा तो अचानक ही लाइट चली गई। सब लोग एकदम से परेशान हो गए। अचानक लॉन्च के कोने से मोमबत्तियों की रोशनी उभरी जो एक केक पर सजी हुई थी और धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। साथ में हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना भी गुनगुनाया जा रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू माय प्रिंसेस माय चाइल्ड। अचानक ही वो तारा के करीब आया और उसे अपने गले से लगा लिया। लाइट्स ऑन हो चुकी थी और हाना बिल्कुल सख्त में ये नजारा देख रही थी। तारा ने उसके गले से लगकर हैरानी से उसका चेहरा देखा और फिर अपनी तोतली आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगी, बाबा बाबा। और आहाना बिल्कुल गुमसुम से ये नज़ारा देखती रही। वो तारा को वालिहाना अंदाज में चूम रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस बच्ची को खुद में समो ले। बाबा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने आपको बहुत मिस किया। माय लिटिल प्रिंसेस, देखो तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाया हूँ। वो उसे उसके गिफ्ट्स दिखा रहा था और तारा उसके साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वो दोनों बरसों से एक दूसरे को जानते हो। सुधीर जी भी कबीर के गले लगकर मिले थे। रेणु जी ने भी उसका स्वागत बहुत अच्छे से किया था। मगर आहाना एक कोने में खड़ी रही, बिल्कुल गुमसुम। कबीर उसके पास आया, उसका हाथ नरमी से पकड़ा और बड़ी ही नरमी और प्यार से अपने होंठ उसके हाथों पर रख दिए। चलो मिलकर केक काटते हैं। आहाना जैसे किसी ट्रांस में थी, वो उसके साथ चली गई। तीनों ने मिलकर केक काटा। कबीर ऐसे सब में घुल गया था जैसे वो कहीं गया ही ना हो। तारा तो उसकी गोद से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो जैसे आहाना को भी भूल गई थी। आहाना चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। इतने समय के बाद उसने अपने जान से प्यारे पति को देखा था। दिल में एक अजनबी अनजानी सी बेचैनी घर कर गई थी। वो बेसब्री से कमरे में टहलती रही। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। कोई अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और उसके करीब आया। फ़ोन से सिम निकालकर फेंक दी तुमने, मगर अपने सीने से दिल कैसे निकालोगी, और उस दिल से मेरा नाम कैसे निकालोगी आहाना। पीछे से उसने उसके चारों ओर अपने बाजू लपेटकर उसे अपने पास खींचा और उसके कान के पास फुसफुसाया। आहाना का पूरा शरीर कांपने लगा। इतने समय के बाद उसने इस स्पर्श को महसूस किया था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल अपने काबू में कहाँ होता है कबीर। अगर दिल को काबू में कर लिया जाए तो सारी परेशानियां ही खत्म हो जाए। आहाना के आंसू कबीर के कलाई पर गिर रहे थे। वो उसके बालों पर झुककर उन्हें चूमने लगा। मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं हो सका, क्योंकि कसूरवार तो मैं ही था ना। पता है, जब मैंने इस बच्ची को पहली बार देखा था तो मैंने खुद को 1000 बार कोसा कि मैं किस तरह से तुम्हें इसे खत्म करने को कह रहा था। मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पाया था। और उस रात जब मैंने पहली बार तारा को वीडियो कॉल पर देखा तो मैंने खुद को सज़ा दी थी, अपना हाथ कांच की टेबल पर मारकर। मेरे हाथ से खून बह रहा था, दर्द भी असहनीय था, लेकिन लेकिन सज़ा तो मिलनी चाहिए थी न मुझे। मैं कैसे अपने ही बच्चे की जान लेने के बारे में सोचने लगा था। बेशक मेरा गुनाह माफ़ होने वाला नहीं है। तुमने सही किया मुझसे हर रिश्ता ख़त्म करके। तुम्हारी ये नाराज़गी भी मेरी सज़ा का हिस्सा थी, जो मैंने पूरे 2 साल तक झेली। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने इस बच्ची के रूप में मुझे सारी दुनिया की खुशियां दे दी, सारे आरोप खुद सहे। इतना मजबूत बनना हर किसी के बस की बात नहीं। आहाना, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया। तुम जैसी पत्नी हर पति को मिले। क्या तुम अब भी मुझे अपना पति मानती हो? क्या मैं इसके लायक हूँ कि एक पति और एक पिता के पद पर खड़ा हो सकूं? वो उसे अपनी बाहों में लिए उससे अनुमति मांग रहा था और आहाना का दिल पिघलने लगा। वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी ओर मुड़कर उसके सीने से चिपक कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसके सारे आंसू कबीर की शर्ट को भिगो रहे थे। आज उसने आहाना को रोने से नहीं रोका। अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। तुम और तारा अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, जहां तीसरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ के रवैये के लिए मैं तुमसे जितनी भी माफी मांगू कम है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें माफ कर दो, क्योंकि उनकी सोच और उनकी नेचर को बदला नहीं जा सकता। उसका माथा चूमते हुए बोला, मुझे किसी से कोई गिला नहीं कबीर। आहाना ने सब कुछ वैसा ही होने दिया। वो उसके चारों ओर मजबूती से अपने हाथ लपेटकर उसके सीने में सिर छिपा गई। आज इतने लंबे समय के बाद उसे सुकून मिला था। वो इन लम्हों को लंबे समय तक जीना चाहती थी और कबीर भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। वो भी तो कितना तरसा था अपनी आहाना को अपनी बाहों में समेटने के लिए, और आज जब ये पल आए थे तो वो कैसे उसे खुद से दूर कर देता।
उसने अपने होठों से उसके हर आंसू को चुन लिया था। उसके वजूद के एक एक हिस्से को छूते हुए उसने उसके वजूद में एक सुकून उतार दिया था। सुबह की रोशनी फैल गई थी तो वो कबीर के सीने पर सर रखकर सो रही थी। वो रात को उसके कमरे में ही सोया था, अपने घर नहीं गया था। अहाना ने सिर उठाकर देखा। वो उसी को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। वो धीरे धीरे उससे अलग हुई। कबीर एक झटके से उसकी कमर से पकड़कर पास कर गया। अब मुझे जाने की जल्दी नहीं है अहाना। कहाँ जा रही हो? मैं तारा को देखने जा रही हूँ। सुबह सुबह मुझे जगाती है मगर आज पता नहीं कहाँ है। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगी। कबीर ने मुस्कुराकर बताया कि उसे पता है, उसके पापा आ चुके हैं उसकी जगह लेने के लिए। इसीलिए वो समझदार हो गई है, अपनी नानी के पास है। उसके बालों में प्यार से उंगलियां चलाते हुए कहा। अहाना ने फिर से उसके सीने में पनाह ली थी। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जल्दी उठो, फिर फ्रेश हो जाओ। मुझे तुम्हें दिखाने की बहुत जल्दी है। अहाना एकदम से चौंक गई। दोनों फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकले तो तारा उनसे लिपट गई। कबीर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो हर दिन सुधीर जी के नंबर पर तारा को वीडियो कॉल करता था। इस तरह वो अपने पापा से परिचित हो गई थी। अंकल जी, मैं अपने घर वालों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और अहाना को एक अलग घर में रखना चाहता हूँ, इज्जत और प्यार के साथ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आज से ही हम अपने घर में शिफ्ट हो रहे हैं। अहाना ने उसे देखा। ये उसका सरप्राइज था। सुधीर जी और रेनू जी ने सिर हिला दिया। उन्हें भला क्या आपत्ति हो सकती थी? वो तो खुद चाहती थी कि अहाना और कमला देवी एक ही छत के नीचे न रहें। इससे पहले कि वो उठते, अचानक लॉन्ज में कोई दाखिल हुआ। कमला देवी अपने सारे बेटों और पति के साथ आई थी। अहाना, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें कितना याद किया। हाय मेरी पोती, मेरे दिल का टुकड़ा। वो तारा से आकर लिपट गई थी। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना, तो मुझे माफ कर दो। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अहाना की ओर बढ़ी। मैं पूरी चाव से तुम्हें विदा कराकर यहाँ से ले जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि तुम दोनों ने कोई गुनाह नहीं किया। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। अहाना ने बेबसी से कबीर की ओर देखा। कबीर एकदम से उठा। मम्मा, अब बहुत देर हो चुकी है। आप पूरा 1 साल अहाना की खैरियत जानने नहीं आई और ना ही तारा को देखने। अब आप हमसे क्या उम्मीद रखती हैं? मैं आपका बेटा था, आपको मेरे लिए तो दया चाहिए थी ना। आखिर तारा मेरा ही खून था, मगर आपने तो हमें ठुकरा दिया कि हम अपराधी ना होते हुए भी अपराधी बन गए। अब वैसा ही होगा जैसा अहाना चाहेगी। मैं उसे एक अलग घर में शिफ्ट कर रहा हूँ और ये उसका हक है। ये हक उससे कोई नहीं छीन सकता, ना आप ना मैं। ये कहकर वो अहाना का हाथ थामे वहां से निकल गया। वो उसे एक बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट में लेकर आया था। ये मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा है, तारा के रूप में मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए। यहाँ पर तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा, ना कोई तुम पर उंगली उठाएगा। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए उसे चूमते हुए बोला था। अहाना के सारे जख्म जैसे भर चुके थे। इतनी बड़ी परीक्षा के बाद उसे इतना बड़ा इनाम मिला था, तो भगवान का धन्यवाद कैसे न करती। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही रोमांटिक नवल सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नवल के साथ।